बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसके की पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जो आपका लेक्चर है ये बिलखुसूस इस पूरे लेसन का आप निचोड़ कह सकते हैं कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पर भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले अर्ज किया है कि हम इसके की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर मैं डिटेल में जाता हूँ इस टाइम तो ये लेक्चर काफ़ी तवील हो जाएगा और बिलखुसूस हमारे मकसद है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और जो ऑब्जेक्टिव है तो वो हमने तैयार करना है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जो मेन की पॉइंट्स जिनको आप कह सकते हैं वो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं। तो आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब यहाँ पर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप एज अ डेफिनेशन दे सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जो भी नंबर में लिखा जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब इसको लिखने के जो तरीकाकार हैं कि हम इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, इसकी इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आप कह सकते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं z के नाम से लेता हूँ, ऑफ z विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। और अगर इसी में मैं साथ ही बात लिखूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कोऑर्डिनेट ऑफ z विच इज इक्वल टू x एंड y। तो यूं आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर यूं लिखा हुआ है x कॉमा y तो आपका इसका मतलब ये होगा कि x प्लस आयोटा y। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रेक्टेंगुलर फॉर्म के बाद इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ z which is equal to r cos theta plus iota sin theta। ये आपके पास की पोलर फॉर्म हो गई और इसी पोलर फॉर्म को हम आइलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें आइलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को, आइलर फॉर्म ऑफ z, तो आइलर फॉर्म ऑफ z आपके पास क्या होगी, विच इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि आइलर फॉर्म ऑफ z इसको हम लिखते हैं r ई की पावर आयोटा थीटा। और आइलर आइडेंटिटी, आइलर आइडेंटिटी, तो आइलर आइडेंटिटी क्या होगी, ई पावर आयोटा थीटा। तो ये ई पावर आयोटा थीटा, तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके बाद यहाँ पर ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं साथ साथ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये आपके पास है डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है जो डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम को अगर आप देखें तो इफ z is equal to or cos theta plus iota sin theta, this implies that z and u equal to r into cos of theta
प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n, then we can write z की पावर n which is equal to r की पावर n into cos of n theta plus iota sin of n थीटा। ये आपके पास डी मॉर्गन थ्योरम है कि अगर z की पावर n हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इसके मल्टीपल में चला जाता है। अब ये यहाँ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करना जरूरी समझूंगा। सपोज दैट आपके पास ये पोलर फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन है कि z इक्वल टू और into cos of theta and cos of pi by 6 plus iota sin of pi by 6 whole power 6 सपोज करते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछता है कि z की पावर 6 इज इक्वल, वो आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखेंगे आपने बाय डी मॉर्गन थ्योरम आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये पावर जो n है ये किसकी इक्वल है, r की पावर n, तो r की पावर 6 हो गया इनटू cos ऑफ n थीटा, n यहाँ पर आ जाएगा 6 इनटू पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन n थीटा, n यहाँ पर आ जाएगा पावर मल्टीपल में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6 इनटू पाई बाय 6। तो z की पावर 6 विच इज इक्वल टू r6 इनटू cos ऑफ 6 कैंसिल हो गए, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो यूं आपके पास देखें कि आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपको डी मॉर्गन थ्योरम आता है तो आप इजीली उसको सिंप्लीफाई करके अपना जवाब लिख सकते हैं। ये था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इसकी फॉर्म, तो पोलर फॉर्म को मैं मजीद इसको डिस्क्राइब करूंगा। पोलर फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ z इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट होंगे r एंड थीटा, r एंड थीटा। और सेम एज अगर ये पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, अगर किसी z के कॉन्जुगेट का के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये आपके पास क्या करेंगे r n माइनस थीटा, r n माइनस थीटा। और पोलर फॉर्म में आपको यहां तक ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज r। तो r आपके पास क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x और y क्या होते हैं, x आपके पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और y आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पर थीटा, थीटा आपके पास क्या होता है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू, इसको r ऑफ z भी कहते हैं, r ऑफ z, और r ऑफ z आपके पास इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। y इमेजिनरी पार्ट होता है और x रियल पार्ट होता है, थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि क्योंकि जब आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर दिया हुआ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको ये कहा जाए कि आप इसको इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक r फाइंड करना होता है और दूसरा को थीटा फाइंड करना होता है। r फाइंड करने का फार्मूला ये है, अगर आप थीटा फाइंड करते हैं तो चूंकि वहाँ पर हम जो वैल्यू यूज करते हैं थीटा की, वो हम प्रिंसिपल वैल्यू यूज करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं।
तो प्रिंसिपल आर्मामेंट को कैपिटल ए से यूं लिखते हैं, आर ऑफ जी विच इज इक्वल टू सेम वही बात है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। सिर्फ इसमें तो चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू आपने चूज करनी होती है, और प्रिंसिपल वैल्यू चूज करने का तरीका ये है कि आप देखते हैं कि गिवन आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्योंकि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जिस क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होता है वहां से हम थीटा की वो चूंकि थीटा की वहां से हम वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से लेते हैं। अब वो चूज करने का तरीका क्या है कि जो आप थीटा फाइंड करते हैं वो बेसिकली आपके पास रेफरेंस एंगल होता है, क्योंकि रेफरेंस एंगल के जरिए आप उसकी यूनिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट कि मैंने फाइंड कर लिया थीटा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा का नाम दे देता हूँ। अब जो कि मैंने उसकी अल्फा की या थीटा की वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्योंकि मुझे उस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो उसका भी तरीका ये है कि आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका थीटा होता है, थीटा को हम लिखेंगे इक्वल अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब यहाँ पर जो आर्ग ऑफ जी है और प्रिंसिपल आर्ग ऑफ जी है, इसमें फर्क भी होना चाहिए। अगर सिंपल आर्ग ऑफ जी पूछा जाए, जो सिंपल आर्ग ऑफ जी होता है कि बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज आप इसको कह सकते हैं, जबकि जो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग ऑफ जी आर आप इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसके लिए स्पेसिफिक इंटरवल होता है, वो इंटरवल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो इंटरवल होता है वो आपके पास माइनस पाई लेस देन आर्ग ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू पाई। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू यूनिक वैल्यू होती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो यूनिक वैल्यू होती है। तो यूं आप जब आप किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में आए तो आप तरीके के साथ आप इसको आराम के साथ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं पोलर फॉर्म की प्रॉपर्टीज में, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात पे बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ जी, कि अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इफ z1 इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस r2 iota sin θ2, सॉरी r1 sin θ1, और z2 आपके पास क्या जाएगा कि r2 cos θ2 प्लस r2 iota sin θ2। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब जो पोलर फॉर्म है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये दो नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे, z1 प्लस z2 नंबर एक, नंबर दो z1 माइनस z2, और नंबर तीन आपके पास क्या आएगा कि z1 इंटू z2, और नंबर 4 आपके पास आ जाएगा कि z1 ओवर z2। जब आपको ये प्रॉपर्टीज आती होगी तो बहुत ही आराम के साथ आप
आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, आप उसको बहुत आराम के साथ कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने Z1 प्लस Z2 करना है, तो यहाँ तक की बात याद रखना है कि जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल ही में ऐड होगा, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ही ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा कि R1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस R2 cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, R1 sin ऑफ थीटा 1 प्लस R2 sin ऑफ थीटा 2। ये आपके पास इसकी एडिशन आ गई। अब इसकी जगह पर देखेंगे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो मेरा ख्याल नहीं है कि आपको कोई परेशानी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 माइनस Z2 तो ये आपके पास क्या रहेगा कि R1 cos ऑफ थीटा 1 माइनस R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा R1 sin ऑफ थीटा 1 माइनस R2 sin ऑफ थीटा 2। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर Z1 इंटू Z2, तो जब इनको हम प्रोडक्ट लेंगे तो वेरी सिंपल, R1 R2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसके रिलेटेड बुक के अंदर एग्जाम्पल भी मौजूद हैं और वेरी सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए होंगे, आपने जस्ट इस प्रॉपर्टीज के अंदर ये समझ लिया एक फार्मूला है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, Z1 ओवर Z2 तो यूं होगा R1 ओवर R2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। यूं आप इसको इजीली इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पोलर फॉर्म की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मज़ीद क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्या क्या चीज़ें मज़ीद पूछी जा सकती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की हो या जो भी हो। तो अगर आप देखें कि रियल रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो बातें हमें याद रखने की है, एक तो जैसे हमने ये कहा कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो ये आपको बताना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो आर रियल नंबर है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर और इज द सबसेट ऑफ सी। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर आप इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे, तो z मॉड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। और यूं इसको ये बात भी याद रखेंगे कि z मॉड इज इक्वल टू, यूं इसको लिखा जा सकता है कि रियल टाइम ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टाइम ऑफ z का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या जाएगा, z इसका मतलब भी यही है z मॉड, इसका मतलब भी z मॉड है, कोई इसमें डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को वही पूछा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या जाता है, कॉन्जुगेट। ये z मॉड की बात आ गई, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट ऑफ z की बात करेंगे तो अगर आपके पास इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z बार आपके पास क्या जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। क्या किया आपने कि इफ वी चेंज द imaginary, if we change the sign of imaginary part of complex number, then the resultant number is called conjugate of complex number। कि अगर आप imaginary part का साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें बात टाइम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दो बातें इसमें मेरे पास, एक तो ये आपके पास कि बात टाइम को यूं आपको दे देगा कि z इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4। अब बाजू जल्दबाजी में क्या करेंगे कि प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, नहीं, हमने जो मेथड है, जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है। तो z बार क्या होगा आपके पास 3 आयोटा प्लस 4, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। दूसरी बात
कि बात समटाइम यूं क्वेश्चन आता है कि इफ z इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो लास्ट टाइम लोग इसको यहाँ पर ही डायरेक्ट बार ले लेते हैं और वही समझते हैं इसको, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको लाजमी रेशनलाइज करते हैं। इसको पहले आप रेशनलाइज करें, उसके बाद बाहर ले लें, या यहाँ पर आप इसका कंजुगेट लेते भी हैं तो उसके बाद इसको रेशनलाइज करना होगा आपने। तो रेशनलाइजिंग के बाद ही आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। ये आपके पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब कंजुगेट के अंदर एक दो बातें मजीद बड़ी इंपॉर्टेंट जिनको मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली अगर हम देखा जाए तो ग्राफिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिनोट करते हैं प्लेन के अंदर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, एक तो उस प्लेन को या उस डायग्राम को ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। कौन सी डायग्राम? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम, ऑर्गन डायग्राम। ठीक है। तो दूसरी बात कि जो रिलेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो क्या होता है? ये भी चूंकि कंजुगेट में ही आएगा रिलेशन, आप उसको रिलेशन भी कह सकते हैं, ग्राफिकल रिलेशन भी कह सकते हैं। अब ग्राफिकल रिलेशन में क्यों कहता हूं कि क्योंकि ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी कंजुगेट, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is mirror image of complex number with respect to x axis। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो मिरर इमेज होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक तो ये मिरर इमेज से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात क्या कि विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस, वहां पर एग्जामिनर पूछ सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, तो आपके पास दुरुस्त ऑप्शन क्या है? एक्स एक्सिस। और मिरर इमेज के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 - 3 आयोटा इज मिरर इमेज ऑफ। तो अब आपने क्या करना है कि चूंकि आपको ये पता है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो मिरर इमेज होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये आपके पास अगर ये आपके पास 4 - 3 आयोटा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये किसका मिरर इमेज है? ऑब्वियसली 4 + 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये उसका कंजुगेट। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसकी ग्राफिकल क्या कंडीशन होती है, क्या बात होती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। अब इससे हट के मजीद कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज़ें होती हैं कि जो आपसे पूछी जा सकती हैं, उसके लिए अगर हम देखें तो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जी, मुझे याद आया बड़ी खास बात, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे आपने रियल नंबर में पढ़ा है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर क्या होती है? वो 0 होती है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर वो क्या होता है? 1। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स की बात अगर की जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z आपके पास क्या होगी? 0 × 0।
विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये आपके पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में मैंने लिखा है और ये मैंने आपके पेयर की फॉर्म में लिखा है। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी? 1,0 1 प्लस 0 आयोटा, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z आपके पास क्या होता है? सभी डायरेक्ट फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये a और b वही आपके पास जैसे x और y है, ऐसे ही a और b, ये x y की जगह पर a b या कोई और वेरिएबल आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो कि वैसे भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पर आपके पास a 4 होगा और जो आपके पास b है वो क्या होगा? 3 होगा। तो यूँ आपने जैसे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया हो तो आपसे पूछा जाए कि ये आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, तो आप फौरन इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि अगर मैं इसको लिखूं कि अगर मेरे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? माइनस x माइनस आयोटा y। क्यों? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो अगर आप देखें इसको और इसको मैं ऐड कर दूं, मेरे पास 0 प्लस 0 आएगा। इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। ये सपोज कि आपके पास एक z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 का मॉड ये इक्वल होगा z1 के बार का मॉड, ये इक्वल होगा माइनस z1 का मॉड, ये इक्वल होगा माइनस z1 के बार का मॉड। मतलब इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी जनरल आप लेके तो आप इसको अगर पुट करें तो ये आपके पास की आइडेंटिटी पूरी की पूरी क्या आएगी? इक्वल आएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये z1 प्लस z2 का होल बार ये इक्वल होता है z1 का बार प्लस z2 का बार। सेम एज अगर आप देखें तो ये आपके पास होता है कि z1 इंटू z2 का होल बार विच इज इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार। इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो बार z1 ओवर z2 होल बार विच इज इक्वल टू z1 का बार ओवर z2 का बार। तो ये प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इनको प्रूव कर सकते हो, आपकी हमेशा ये लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आएगी। इससे हटके अगर आप देखें मॉड की मजीद प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि z1 प्लस z2 का होल मॉड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन आर इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, लेस देन आर इक्वल टू z1 का मॉड z2 का मॉड, इसके इक्वल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इसमें अगर आप देखें तो जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, r of z1 into z2 which is equal to r of z1 plus r of
Z2, same as arc of Z1 over Z2, which is equal to arc of Z1 minus arc of Z2। इसी तरह से आपके पास यहां पर आ जाएगा कि arc of Z bar, arc of Z bar, जो arc of Z bar which is equal to minus arc of Z, और arc of Z into Z bar, arc of Z into Z bar which is equal to 0। और मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी कि arc of Z over arc of Z over Z bar which is equal to 2 times arc of Z। तो ये आपके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज थी कि जिनका इस क्वेश्चन के अंदर, इनके इस पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुआ था। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मेरा ख्याल है कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जो भी की पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इन्हीं का इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर होगा, वो आप अगर कर पाए इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप ये काम करने के बाद आपका इंशाल्लाह एक ऑब्जेक्टिव भी आपको आपने अगर इस लेक्चर को गौर से सुना और उसके बाद इसको आपने सीख लिया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना किया जाए, बल्कि की पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। तो लिहाजा आप लोग अगर इसको सही तरह से इसको खुद एक दफ़ा अपने हाथ से ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके हवाले से किसी भी किस्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हर चैप्टर की कोशिश हम करेंगे कि हम उसको इसी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर के की पार्ट्स जब आपके जहन में होंगे तो उस वक्त आपके लिए ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह मसला नहीं करेगा, क्योंकि यही वो की पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमने अप्लाई करने होते हैं। तो अगर हमें वो की पॉइंट्स, वो की फार्मूलाज, वो की प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें अगर हमें आती हैं तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह बाकी चैप्टर की भी कोशिश करूँगा कि इसके मैं बाकी चैप्टर्स को भी इसी तरह से उनकी जो की पॉइंट्स हैं आपके सामने रखूँ। तो आप अपनी तैयारी, आप भी कोशिश करें, जो आप अपनी तैयारी करें तो अपनी तैयारी करने के लिए आप पहले उस पूरे चैप्टर के जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर आप तैयार करें, उनको ज़रूर आप पहले देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे उनको अप्लाई करें तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़।